हेलो एवरीवन, खमागणे एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्टोरी। फिर से मैं आप लोगों के सामने एक और नया रियल सुपरनेचुरल एक्सपीरियंस लेकर। मोहब्बत एक ऐसा एहसास है जो हमें खुशियों के उस शिखर पे ले जाता है, लेकिन कभी-कभी मोहब्बत हमें उन दुख की गहराइयों में भी ले जाता है जिनके बारे में शायद कभी हमने सोचा ना हो। जब प्यार पे काले जादू का साया पड़ता है तो सिर्फ दिल ही नहीं, जिंदगी भी टूटना शुरू कर देती है। लेकिन क्या किसी का प्यार इतना सच्चा हो सकता है कि वो उस काले जादू की काली परछाई को भी हटा दे? कुछ ऐसी है कहानी राम और जानकी की, जिनकी जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर आई जहां पर प्यार और साजिशों के बीच उन्होंने अपने रिश्ते को संभाला। कहानी में आगे बढ़ने उससे पहले अगर आपके पास कोई रियल सुपरनेचुरल एक्सपीरियंस है तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं हमारी इन दी गई आईडीज पर। और हमने अभी रिसेंटली हमारी जड़ी बूटी वेब सीरीज का पहला एपिसोड लॉन्च किया है, जिसको शूट करने में हमने 2.5 महीने तक लगातार रातों को जाग जाग कर मेहनत की है। ऑल्दो क्योंकि हमारा फर्स्ट टाइम वीडियो था वो इतना परफेक्ट नहीं होगा, लेकिन फिर भी आप लोगों का प्यार ज़रूर बनता है उस पर। अगर आपने इसको अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ चेकआउट ज़रूर करें जड़ी बूटी वेब सीरीज़ को। तो ये बात है 2020 जून जुलाई के आसपास की, जब पूरी दुनिया के अंदर लॉकडाउन लगा हुआ था और इसी लॉकडाउन के अंदर सभी लोग अपने अपने घरों के अंदर बंद थे। और वहीं पर मुलाकात हुई राम और जानकी की एक ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। इन दोनों की चैटिंग शुरू हुई उसी ग्रुप से। धीरे धीरे इनके बीच में बातें सिर्फ पढ़ाई तक सीमित थी, लेकिन जैसे जैसे एक दूसरे को जानते गए इनकी बातें आगे बढ़ने लगी। जब तक लॉकडाउन चलता रहा ये ऑनलाइन मोड पर ही धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आने लगे। वीडियो कॉल्स पे उससे बात करना, खुद से बातें शेयर करना, इनका रिश्ता दोस्ती से थोड़ा आगे बढ़ गया था। लेकिन इन दोनों में इतनी हिम्मत नहीं थी कि एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार कर सके। राम जो था वो बहुत ही इंट्रोवर्ट था। उसके मन में जानकी को लेकर फीलिंग्स तो बहुत थी, लेकिन कभी भी वो इन फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाया। लेकिन वो कहते हैं ना, कभी कभी जिन बातों को हम शब्दों से बयां नहीं कर पाते, हमारी आंखें उन्हें बयां कर जाती है। जानकी कहीं ना कहीं राम की आंखों को पढ़ लेती थी और उन आंखों से उसे साफ साफ नजर आता था कि राम के मन में जानकी के लिए फीलिंग है। उसकी बातें समझने के बाद भी कभी भी जानकी ने आगे होकर कोई बढ़त नहीं ली और उसने इंतजार किया कि राम ही उसे प्रपोज करे, राम ही आगे होकर उससे बात करे, जबकि फीलिंग्स पूरी तरह से जानकी के मन में भी थी। एक बार राम ने अपने दोस्तों का जो ग्रुप था उन सब से एक वीडियो चैट, जो वीडियो ग्रुप कॉल होता है, ग्रुप वीडियो कॉल, उसमें जानकी को इनवाइट किया और अपने सभी दोस्तों से उसने जानकी को इंट्रोड्यूस करवाया। वो सभी के सभी दोस्त जानकी को देखकर दंग रहे, क्योंकि जानकी बहुत ही सुंदर थी। उनका ये जो ग्रुप था उसमें सबकी अपनी अपनी कोई ना कोई फ्रेंड थी, लेकिन उनकी कोई भी फ्रेंड जानकी के आसपास भी मैच नहीं करती थी। ये कॉम्प्लीमेंट राम को उसके दोस्तों ने दिया भी। और उस चैट के कुछ दिनों बाद ये सारी बातें राम ने जानकी को बताई कि भाई सब दोस्त बोले तुम बहुत सुंदर हो, और बोले यार राम भाई बहुत बहुत बढ़िया, भाभी बहुत सुंदर है, इस तरह से तुम्हारी तारीफ कर रहे थे। लेकिन जिस दिन ये वीडियो कॉल हुआ था उसके 3-4 दिन के बाद ही राम और जानकी का जो रिश्ता था वो जिस तरह चल रहा था वो अब धीरे धीरे बिगड़ने लगा। राम जहां पहले दिन में 3 से 4 बार जानकी को कॉल किया करता था, उससे बात करे बिना वो रहता नहीं था, पिछले 2 दिनों से राम ने जानकी से हेलो तक नहीं किया था। और जहां जानकी उसको मैसेज कर रही थी वो उसके मैसेज को सीन करके भी उनका रिप्लाई नहीं कर रहा था। जानकी ने उसको फोन करके भी ट्राई किया, पूछने की कोशिश की, लेकिन राम ने उसको अवॉइड कर दिया। धीरे धीरे राम का ऐसा बिहेवियर देखकर जानकी ने भी राम से डिस्टेंस बना ली और इस तरह से इन दोनों के रिश्ते में दूरियां इतनी बढ़ गई कि अब दोनों ने आपस में बातचीत करना भी बंद कर दिया। जब राम के दोस्तों को पता लगा कि जानकी और उसके बीच में कोई डिस्प्यूट हो गया है तो उन्होंने अपने दोस्त की मदद की और फिर उसे एक नई लड़की से मिलवाया। इसका नाम था नैना। नैना राम की जिंदगी में आई और जानकी राम से दूर हो गई। और कुछ ही समय के अंदर, कुछ 1-2 सालों के अंदर ही नैना और राम के बीच में नज़दीकियां इतनी बढ़ गई कि उनकी शादी की बात होने लगी। इधर जब जानकी को ये बात पता लगी कि राम की शादी नैना के साथ हो रही है तो उसे तकलीफ बहुत हुई, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती थी। अंदर ही अंदर राम भी जानकी को बहुत चाहता था, पता लेकिन क्यों उसने उससे शादी करने के लिए बात नहीं किया, क्यों उसको अवॉइड किया। और अल्टीमेटली घर वालों से बात करके सब कुछ सेटल होके राम की शादी नैना से हो गई। लेकिन चीज़ों की असली शुरुआत हुई राम की शादी होने के बाद। शादी के बाद आई इनकी सुहागरात की रात, जहां पर पति पत्नी साथ में रहते हैं। उस दिन नैना उसके कमरे में आई, लेकिन कमरे में आने के बाद वो अपना बिस्तर जमीन पर बिछाकर वहीं पर सो गई। नैना का ये बिहेवियर देखकर राम को बड़ा अजीब सा लगा कि ये क्या है। बट उसे लगा कि शायद अभी नैना
इतनी कंफर्टेबल नहीं हुई है, या फिर शादी की थकान की वजह से वो उससे दूर रहना चाहती है, उसे समझ में नहीं आया। उसने अपने मन को समझाया, उसने नैना से कुछ भी नहीं कहा। उस रात राम उस बेड पर सोया और नैना जमीन पर सोई हुई थी। अगली रात भी सेम हुआ। नैना फिर से आई, उसने अपना बिस्तर नीचे बिछाया और बिना राम से कुछ बोले वो सो गई। राम को समझ नहीं आता कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रही है। खैर वो भी अपना सो गया और रात को उसकी एकदम से आंख खुली किसी हलचल से। उसने देखा कि नैना उठकर बाथरूम में नहाने जा रही थी। उसे लगा सुबह हो गई है, लेकिन जब उसने टाइम देखा तो उस टाइम पर रात के करीब 3 बजे हुए थे। उसे लगा था कि ये पागल हो गई, रात को 3 बजे कौन नहाता है। वो उसका इंतजार करता है, लेकिन इंतजार करते करते कि पता नहीं कब उसकी आंख लग जाती है। सुबह उठता है तो उठकर देखता है, बट वो नैना से पूछ नहीं पाता, मतलब उस दिमाग में ही नहीं रहता उससे पूछने की कि रात को 3 बजे क्यों नहाई थी। वो उठता है, अपना काम वाम करता है, फिर ऑफिस चला जाता है, शाम को वापस आता है। रात को जब नैना वापस से कमरे में आई तो उसने अपना बिस्तर नीचे बिछा लिया। तो राम ने उससे कहा कि नैना एक काम करो, तुम यहाँ पलंग पर सो जाओ, अगर तुम्हें पसंद नहीं मेरे साथ सोना तो मैं बाहर चला जाऊँगा, तुम आराम से बेड पर सो लो। पर वो कहती कि नहीं, मुझे यहीं नीचे ही सोना है, तुम्हें जहाँ सोना है तुम सो सकते हो। राम को काफ़ी अजीब लगा कि बड़ी अजीब सी लड़की, इसको पता नहीं ज़मीन पर सोने में क्या मज़ा आता है। और शादी से पहले तो ऐसे नहीं थी, शादी के बाद इसको क्या हो गया है। खैर शादी के जस्ट 2-3 दिन बाद तक के दिन भी बहुत हेक्टिक होते हैं दूल्हा दुल्हन के लिए। बहुत सारे रीति रिवाज होते हैं, उनको फॉलो करना होता है, इसलिए राम उसके ऊपर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा था। लेकिन जब 4-5 दिन लगातार गुजरे तो राम ने चीज़ों को नोटिस करना शुरू किया। उसने ऑब्जर्व किया कि घर में नौकर होने के बावजूद भी नैना अपने कमरे की सफाई खुद किया करती थी, और चाहे कुछ भी हो जाए हर रात रात को 3 बजे उठकर वो बाथरूम में नहाने जाती थी। ऑल्दो इनकी लव मैरिज थी, लेकिन शादी के बाद भी नैना राम को अपने आसपास तक नहीं आने दे रही थी। धीरे धीरे राम को उसका बिहेवियर बहुत सस्पिशियस लगने लगा। उसने डिसाइड किया कि वो अब नैना के ऊपर नजर रखेगा। अगली रात रात को 3 बजे के आसपास उसने फिर से देखा तो नैना उठी और बाथरूम में चली गई। और दिन वो उसका इंतजार करते करते सो जाता था और सुबह ही उठता था, इसलिए उसने चीज़ों के ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया था। लेकिन आज उसने पूरी रात जाग कर उसका इंतजार किया। कोई बाथरूम में जाने के बाद 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा या 1 घंटे बाद वापस आएगा। लेकिन उसने नोटिस किया कि नैना सुबह 6:30 बजे बाथरूम से बाहर निकली। राम को बड़ा अजीब लगा कि इतने देर तक कौन नहाता है। राम का पूरा परिवार करीबन सुबह 7:30-8 बजे के आसपास उठता था। राम ने सोने का नाटक किया, और जब वो बाथरूम से बाहर निकली तो उसने दबी आंखों से उसको देखा। तो उसने देखा कि वो बाथरूम से बाहर आई। उसने अपने जहाँ वो सो रही थी उस पूरे आंगन, कमरे के आंगन को साफ किया, फिर वापस से बाथरूम में गई और वहाँ से एक काली पोटली लेकर आकर उसने राम के बेड के नीचे रख दी। उसके थोड़ी देर के बाद उसने उसके बेड के नीचे से कचरा निकाला और उसे एक थैली के अंदर रखा। राम ये तो नहीं देख पाया कि उसने बेड के नीचे कचरे में क्या निकाला, लेकिन जिस थैली में उसने उस कचरे को भरा उसे देखकर राम भी सोच में पड़ गया कि उसके बेड के नीचे एक दिन में इतना कचरा कैसे आ सकता है जिसको इतनी बड़ी थैली के अंदर भरना पड़े। ये सब देखने के बाद राम को ये कंफर्म हो गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। उसे नैना के बिहेवियर के ऊपर पहले से ही शक तो हो गया था, लेकिन आज जो उसने देखा उसको देखकर उसे यकीन हो गया था कि नैना कुछ ना कुछ तो गड़बड़ कर रही है। एक और बात, शादी के बाद से ही राम का जो डाइजेशन था वो बड़ा अजीब सा हो गया था। उसको एसिड रिफ्लेक्स बहुत ज़्यादा हो गया था और उसकी वजह से उसके पेट में अल्सर हो गए थे। शुरू में तो उसे लगा था कि शादी के खाने की वजह से ऐसा हो रहा है, लेकिन जब चीज़ें ठीक नहीं, उसने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने उसे बताया कि उसके पेट में अल्सर हो चुके हैं और उसका मेडिकेशन स्टार्ट हो गया था। वो अपनी सभी दवाइयाँ टाइम पर ले रहा था, लेकिन फिर भी उसकी तबीयत के अंदर कोई सुधार नहीं आ रहा था। उसने नैना को भी इस बारे में कई बार बताया, लेकिन नैना उसके ऊपर ज़रा ध्यान नहीं देती थी। ये कॉन्स्टिपेशन, अल्सर, इन सब की वजह से भी राम बहुत परेशान था और वो नैना के ऊपर प्रॉपर्ली नज़र नहीं रख पा रहा था, और दिन ब दिन उसकी तबीयत और ख़राब ही होती जा रही थी। और एक टाइम तो ऐसा आ गया कि उसकी बॉडी में पानी की कमी की वजह से राम को हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। लेकिन यहाँ राम की जो पत्नी थी नैना, उसको तो मान लो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था। वो अपने अलग ही खुश माहौल में रहती थी, मेकअप करती थी, शॉपिंग करती थी। राम की तरफ उसका कोई ध्यान नहीं था। ये सब देखकर राम की माँ ने नैना को टोका, लेकिन इस बात को सुनते ही नैना और उनके बीच में बहस हो गई। घर में लड़ाई का सा माहौल रहने लगा और इधर राम की तबीयत
ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही थी। एक डॉक्टर से दूसरा डॉक्टर, दूसरे डॉक्टर से तीसरा डॉक्टर, अलग अलग डॉक्टर को दिखाने के बाद भी राम की तबीयत के अंदर कोई इंप्रूवमेंट नहीं था। एक शाम की बात है, राम अपने रूम में आराम कर रहा था, आंखें बंद करके लेटा हुआ था। तभी उसके रूम में कुछ हलचल हुई। उसने हल्का सा आंख खोल के देखा तो उसने देखा कि नैना अपने साड़ी के पल्लू में कुछ छुपाकर बाथरूम के अंदर जा रही थी। राम ने सोने का नाटक किया जिससे नैना को ये पता ना चले कि वो उसको देख रहा है। तभी राम के माइंड में ये भी स्ट्राइक करता है कि उस दिन के बाद जब रात को वो जागी थी और सुबह 6:30 बजे बाथरूम से बाहर निकली थी, उसके बाद अपनी तबीयत खराब होने की वजह से उसने नैना के ऊपर कोई ध्यान ही नहीं दिया। वो नैना के बाहर आने का इंतजार करने लगा और नैना को भी बाथरूम में गए हुए करीबन आधा घंटा बीत चुका था। जब वो आधे घंटे तक भी बाहर नहीं निकली तो राम चेक करने के लिए बाथरूम की तरफ बढ़ा तो उसने देखा कि बाथरूम के बाहर कुछ खून के छींटे पड़े हुए हैं। वो इन छींटों को देख ही रहा था कि तभी उसे बाथरूम का गेट का लॉक खुलने की आवाज आती है और वो भागकर अपने बेड पर वापस उसी पोजीशन में सो जाता है। वो अपनी हल्की सी आंख खोलकर देखता है तो नैना बाथरूम से बाहर निकलती है गीला कपड़ा लेकर और निकलते ही वो सीधा उस फर्श के ऊपर जो खून के धब्बे थे उनको साफ करने लग जाती है। उसके बाद वो वापस से बाथरूम में जाती है। वहां से फिर वो एक छोटी सी पोटली अपने हाथ में लेकर आती है और उस पोटली को बेड के पास आकर राम के बेड के नीचे फेंक देती है और उस रूम से बाहर चली जाती है। नैना के बाहर जाते ही राम फटाफट से उस पोटली को निकालता है और उस पोटली को खोलकर देखता है और जैसे से वो खोलकर देखता है उसके होश उड़ जाते हैं। उस पोटली के अंदर कुछ बाल, नाखून, थोड़ा सा सिंदूर और खून लगा हुआ था। ये सब देखकर राम को समझते हुए देर नहीं लगी कि नैना जो है वो सही लड़की नहीं है, वो कुछ ना कुछ गलत कर रही है और अब उसे दिन रात उसके ऊपर नजर रखनी होगी। वो उठता है और सीधा वॉशरूम में पहुंचता है और जाकर देखता है कि अगर आधे घंटे से यहाँ पे कर क्या रही थी। पूरे बाथरूम को चेक करता है। उसी बाथरूम से घर के पीछे का जो गलियारा है वहां का रास्ता निकलता था जिससे इनके घर से बाहर निकलने का एक गेट बना हुआ था जो कि जनरली बंद ही रखा करते थे, लेकिन बाथरूम से होकर उस गेट से आप बाहर निकल सकते हो। वो गेट घर के पीछे का गेट था और जब से घर बना था वो गेट हमेशा बंद ही रहा करता था। कभी कभार कुछ काम पड़ने पर इमरजेंसी के लिए उस गेट को यूज किया जाता था और जब से घर बना तब से अभी तक वो खुला नहीं था। लेकिन जैसे वो बाथरूम से होकर उस गेट तक पहुंचा और उसने चीजों को ऑब्जर्व किया, उसे एहसास हुआ कि कहीं नैना इस गेट से घर के बाहर तो नहीं जाती है। उसे शक तो हो गया था और अपने शक को कंफर्म करने के लिए उसने आज रात तक का इंतजार किया। रात को 3 बजे नैना वापस से उठती है और बाथरूम में जाती है। इस बार राम पहले से ही पूरी तरह तैयार था। जैसे वो उठ के बाथरूम में गई वो भी चुपचाप उसने बाथरूम के गेट पे कान लगाया और उसका शक बिल्कुल सही था। उसे पीछे वाले गेट के खुलने की आवाज आई। उसने बाथरूम में चाबी लगाई, उसको खोला और खोल के वो अंदर गया तो उसने देखा कि नैना उस पीछे वाले गेट से घर से बाहर निकल चुकी थी। अभी नैना उससे करीबन 40-50 कदम दूर थी और वो किसी डायरेक्शन में जा रही थी। उसने सोचा कि आज वो भी पता करके रहेगा कि आखिर रात भर कहाँ जाती है। वो चुपचाप दबे पांव से उसके पीछे पीछे जाने लगा और तब एक जगह पर जाकर उसके होश उड़ गए तो उसने देखा कि नैना एक शमशान के अंदर जा रही है। ये सीन राम को झकझोर देने वाला था। उसने कभी उम्मीद भी नहीं की थी कि जिस लड़की से उसने शादी की है वो रात को उठकर इस तरह शमशान घाट में जाती होगी। लेकिन वो देखना चाहता था कि आखिर वो जाकर करती क्या है। वो दबे पांव उसके पीछे पीछे उस शमशान में एंटर करता है और अंदर जाके देखता है तो एक पीपल के पेड़ के नीचे नैना अर्धनग्न होकर बैठी हुई है। उस पेड़ के नीचे उसने कुछ अजीब अजीब सी मूर्तियां लगाई हुई है। उसके अलावा उसके पास में काला कपड़ा, सिंदूर, नींबू और भी बहुत सारी चीजें पड़ी हुई है। नैना लगातार मंत्र उच्चारण कर रही थी और वो करते हुए किसी की फोटो को चला रही थी। ये सब देखकर राम को ये समझ में आ चुका था कि नैना कोई साधारण लड़की नहीं है, बल्कि ये वो लड़की है जो काला जादू जानती है। और ये सब देखते उसे समझ में आ गया था कि अब तक उसके घर में जो भी कुछ चल रहा है, उसकी जो तबीयत खराब हो रही है और जिस तरह से वो एक पोटली उसके बेड के नीचे डालती है, वो सब कुछ और नहीं, इसी का किया धरा काला जादू है। पर उसे एक बात समझ नहीं आती कि कोई औरत अपने ही पति के ऊपर काला जादू कैसे कर सकती है। खैर वो चुपचाप वापस लौटता है और आकर अपने बेड पर सो जाता है। वही करीबन सुबह 6:30 बजे के आसपास नैना वापस से अपने कमरे में लौटती है और सो जाती है। सुबह उठकर राम अपनी माँ से बात करता है। उसकी माँ कहती कि बेटा, मुझे तो ये लड़की पे पहले से ही शक था, इसकी हरकतें बड़ी अजीब है, लेकिन तेरी वजह से मैं तो चुप रहती, तो उससे कुछ भी नहीं कहती थी। राम ने कहा कि माँ,
अभी भी उस लड़की को कुछ पता नहीं, और उसे कुछ पता नहीं चलना चाहिए कि हमें ये बात पता लग गई है और जल्दी से जल्दी हमें किसी तांत्रिक के पास चलना होगा। तांत्रिक के पास जाकर उन्होंने जब बात की तो उस तांत्रिक ने इनको बताया कि तुम्हारे जीवन में जो भी कुछ चल रहा है वो कर तो नैना रही है, लेकिन ये किया किसी और के कहने पर जा रहा है। ये वही तुम्हारा दोस्त है जिसने तुम्हें नैना से मिलवाया था। तब राम को ये समझ में आया कि नैना कैसे उसकी जिंदगी में आई। तब जानकी उसके साथ थी, लेकिन उसके दोस्तों ने ही नैना को इंट्रोड्यूस किया था। तांत्रिक के यहाँ से आने के बाद राम की माँ ने उससे पूछा तो उसने बताया कि किस तरह से नैना उसकी जिंदगी में आई। राम बहुत कंफ्यूज था कि उसके दोस्त उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, मतलब कोई दोस्त ऐसी लड़की को क्यों लाएगा और उसे क्यों कहेगा कि उसके ऊपर काला जादू किया जाए। लेकिन वहां से आने के बाद उसने अपनी माँ को बताया कि उसकी जिंदगी में पहले जानकी नाम की एक लड़की थी, लेकिन उसके दोस्तों ने उसको जानकी के बारे में भड़काना शुरू किया, और जब जानकी से उसने बातचीत करना बंद कर दी तो उसके एक दोस्त ने ही नैना से उसका इंट्रोडक्शन करवाया था। और पता नहीं कब कैसे नैना के साथ उसकी बात बढ़ गई और वो शादी के लिए तैयार हो गया। राम की बात सुनकर उसकी माँ ने कहा कि तुम मुझे जानकी की फोटो दिखाओ एक बार। और जैसे उसकी माँ ने जानकी की फोटो देखी, उसकी माँ ने कहा बेटा ये देख, ये नैना है और ये जानकी है। नैना इस जानकी के सामने कुछ भी नहीं है। ये कितनी सुंदर लड़की है, और तेरे किसी भी दोस्त की बीवी या फ्रेंड इतनी सुंदर नहीं है। पंडित जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, तेरे दोस्तों ने तुझसे जलन रखते हुए तेरा और जानकी का रिश्ता खराब किया और तेरी जिंदगी में इस लड़की को ले आए, और जब से लड़की आई है इस घर में ना शांति है ना बरकत है। तो राम कहता है माँ कैसी बकवास बात करो, मेरे दोस्त ऐसा क्यों करेंगे। हो सकता है वो जानकी उस सुंदर हो, लेकिन उससे मेरे दोस्तों को क्या लेना है। तो उसकी माँ कहती है अच्छा एक काम कर, तो जानकी को फोन कर और उससे बात करके आखिर क्या हुआ था। अपनी माँ के फोर्स करने पर राम जानकी को फोन करता है और उससे बात करता है, तो उसे पता लगता है कि जब जानकी और राम की बातचीत थोड़ी बंद हुई तो उसके दोस्तों ने जानकी को फोन करके राम के बारे में बहुत उल्टा सीधा करके भड़काया, और इसी वजह से जानकी ने भी राम से बात करना बंद कर दिया। जब उसे पता लगा तो उसे समझ में आ गया कि जो भी कुछ हुआ है उसमें उसके दोस्तों का हाथ जरूर है। खैर राम की फैमिली ने डिसाइड किया कि सबसे पहले नैना ने जो भी कुछ जादू वगैरह जो भी कुछ ये कर रही है उस सबको तोड़ना पड़ेगा। तो उन्होंने तांत्रिक से बात कर बिना नैना को बताए अपने घर में से पूजा पाठ का असर खत्म करवाना शुरू किया, और जब तांत्रिक ने इशारा कर दिया तो उसके बाद राम और नैना का तलाक करवा दिया। तो 2 महीने के अंदर अंदर ही राम और नैना का तलाक हो गया। तलाक होने के बाद जब छानबीन की गई तो राम को पता लगा कि नैना इससे पहले 2 शादियां और कर चुकी है, और 2 और लड़कों के साथ भी उसने बिल्कुल ऐसे ही जादू टोना किया, और उनमें से एक लड़के की तो मौत तक हो गई थी। ये बात सुनकर राम की फैमिली बहुत घबरा गई कि समय रहते उन्हें सब कुछ पता लग गया, वरना राम के साथ कुछ भी अनर्थ हो सकता था। ये सब होने के बाद राम ने हिम्मत जुटाई, उसने जानकी से बात की और वो अपना रिश्ता लेकर अपने माँ बाप के साथ सीधा जानकी के घर पहुंचा। शुरुआत में तो जानकी के घर वालों ने साफ साफ मना कर दिया कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, इस लड़के का भी तलाक हुआ है, और सारी बात उनको पता लगी हिस्ट्री पुरानी, तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। लेकिन जब उनके एस्ट्रोलॉजर को इन दोनों की कुंडली दिखाई गई तो उसने कहा कि आप चाहकर भी इन दोनों को अलग नहीं कर सकते हो। इन दोनों की कुंडली साफ साफ बता रही कि इनका पिछले जन्म का कोई गहरा संबंध है। आज नहीं तो कल इनको मिलना ही मिलना है, और बालाजी महाराज की कृपा से अगर ये दोनों साथ में रहेंगे तो इनकी जिंदगी के अंदर कभी भी कोई नेगेटिविटी नहीं आ सकती है, और आगे कुछ गलत ना हो इसके लिए कुछ ग्रह शांति की पूजा वगैरह करवाई गई, और फिर इन दोनों की शादी हो गई। आज इनके शादी को 1 साल बीत चुका है, ये दोनों एक साथ रह रहे हैं, और कोई जादू टोना इनके प्यार को अलग नहीं कर पाया। शायद इनकी किस्मत में इनका मिलना लिखा हुआ था, लेकिन मिलने से पहले इनको उस सच्चाई का आभास होना था जो राम और जानकी ने वाकई में जी। इनकी लाइफ में अगर नैना नहीं भी आती तो भी शायद इनकी शादी होती, लेकिन तब इनका रिश्ता शायद उतना मजबूत नहीं हो पाता जितना अब हुआ। राम जिस दर्द से गुजरा वो ऐसी कंडीशन से गुजरा जिसकी कभी उसने इमेजिन भी नहीं किया था। उसके साथ 2-2 बार धोखा हुआ। एक बार अपने दोस्तों के द्वारा, जब उसने अच्छा मन रखकर जानकी को अपने दोस्तों से मिलवाया तो उन दोस्तों के मन में जलन आई कि यार इसकी गर्लफ्रेंड या इसकी बीवी हमारी फ्रेंड से सुंदर कैसे हो सकती है, इसका तो ब्रेकअप करवाना पड़ेगा। और ऐसा वाकई में सच्चाई में होता है। जो जिन लोगों को आप अपने करीबी दोस्त समझते हो
शायद वो आपको अपना दोस्त समझें, ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसलिए आज के इस सेल्फ़ी ज़माने के अंदर आपको बहुत सतर्क और सावधान रहना होता है। दूसरा धोखा मिला उसे उस लड़की जिससे उसका रिलेशन था, उसने शादी की और उसी लड़की ने उसी के ऊपर काला जादू करना शुरू कर दिया। पता नहीं उस लड़की का मकसद क्या था, लेकिन अगर समय रहते राम उसकी करतूत को नहीं पकड़ता, तो शायद वो उसकी भी बलि दे सकती थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि जो आपकी किस्मत में लिखा हुआ है, उसे कोई नहीं छीन सकता। चाहे वो एक नॉर्मल जादू टोना हो या कितना ही खतरनाक काला जादू, जो आपका है वो आपको मिलकर रहेगा। जैसे यहाँ पर जानकी को अपना राम मिला। ये थी हमारी आज की एक कहानी, जहां पर एक कपल के बीच में एक लड़की ने आकर दीवार खड़ी करने की कोशिश की, लेकिन उनकी किस्मत उनको वापस से उसी मोड़ पर ले आई। आई होप कहानी आपको पसंद आई होगी। हम लोग मिलते हैं अपनी अगली कहानी में, तब तक के लिए कीप लविंग एंड कीप लिसनिंग।